हेलो गाइस, वेलकम टू द केएस एकेडमी। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरियम, जो कि हमारा ऑप्स गाइनी जो कि 7 सैम में पढ़ाई जाएगी, उसकी यूनिट 1 का टॉपिक है आफ्टर दी असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। यूनिट 1 में असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बाद आप ये पढ़ोगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो उसमें से एक है हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरियम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वी कंटिन्यू। तो जैसे कि आप हाइपर एमएसएस से समझ रहे होगे, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, एमएसएस मतलब वॉमिटिंग का होना। तो जब प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, एक्सेसिव वॉमिटिंग अप टू सम टाइम लिमिट, उसको हम अंडर कंसीडर करते हैं हाइपर एमएसएस ग्रेविटेरियम। इसमें उसकी डिफाइन एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल, न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट और उसके रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। Okay, firstly, if we talk about the hyperemesis gravidarium, so ये क्या है? Hyperemesis gravidarium का basically मतलब है, सॉरी, ओके, hyperemesis gravidarium का basically मतलब है severe nausea and vomiting of pregnancy causing inability to maintain adequate oral intake. Leave the definition, explain you. ओके, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? जब एक वुमेन को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सीवियर नोजिया फील हो, नोजिया मोशन सिकनेस टाइप फील होना कि मुझे वॉमिटिंग होने वाली है, या वॉमिटिंग हो सीवियर प्रेगनेंसी के टाइम पर, जिससे वो अपना जिससे वो अपना उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी इम्बैलेंस हो जाए, वो प्रॉपर इनटेक भी ना कर पाए, किसी तरीके से वो कुछ ना खा पा रही है ना पी पा रही है, और उसकी बॉडी क्या साइंस शो कर रही है डिहाइड्रेशन की, वो अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रही है, शी इज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, शी डजंट वांट टू ईट एनीथिंग, और धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंटली उसका वेट भी लॉस हो रहा है। जब इस तरीके के सिम्टम्स एक प्रेग्नेंट वुमन में दिख रहे हो कि उसको वॉमिटिंग हद से ज्यादा हो रही है, कॉन्टिन्यूएशन में हो रही है, वीक हो गए, 15 दिन हो गए, होती जा रही है, वो कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, उसका वेट भी लॉस हो रहा है, तो वी विल कंसीडर दिस कंडीशन इनटू द हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम। इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे कि हम कहते हैं कि फीवर आना किसी बीमारी का साइन हो सकता है, किसी इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, सेम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम जो है, अगर वो शो हो रहा है कि वुमेन को सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, सो इट इज साइन ऑफ द सीवियर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्लासिफिकेशन इसकी 3 पार्ट में करी हुई है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इसमें क्या है, देखो, आपने बहुत सी जगह पे सुना होगा कि अगर कोई भी वुमेन को डिजीनेस फील हो और उसको वॉमिटिंग आ जाए, तो उसके घर वाले नॉर्मली कंसीडर कर देते हैं ओके शी इज प्रेग्नेंट नाउ, क्योंकि वॉमिटिंग को फ्रॉम द स्टार्टिंग एक तरीके से सिग्नल माना जाता है कि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है। तो स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें वॉमिटिंग का होना नॉट डेली डेली, ओकेजनली वॉमिटिंग का हो जाना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फील करना, किसी किसी मदर को सेकंड थर्ड ट्रिमेस्टर में भी वॉमिटिंग होती है, बट नॉट रेगुलरली, समटाइम्स 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार हो गई नॉर्मल वॉमिटिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो माइल्ड वाली किस में आएगी? जब नॉर्मल वॉमिटिंग हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सिम्टम प्रेजेंट है बट वो ओरल इनटेक भी मेंटेन कर रही है, खा पा रही है, पी पा रही है, सब कुछ ठीक है। मॉडरेट में क्या होगा? उसका इनटेक कम हो जाएगा, वो ज्यादा कुछ नहीं खा पाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और उसके वेट पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। सीवियर कब होगा? इनएबिलिटी टू मेंटेन इनटेक, वो अपना इनटेक भी नहीं कर पा रही है, उसमें क्या था, रिड्यूस हो रहा था, इधर वो ले ही नहीं पा रही है, डिहाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से हो गया, उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, न्यूट्रिशन कॉम्प्राइज है और कॉम्प्लिकेशंस है। इसका एक साइन जो है न्यूट्रिशनल और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, वो हमें दिखता है यूरिन के थ्रू, उसका जो यूरिन आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, इट विल कम अंडर द सिचुएशन ऑफ ओलीयूरिया। ओके, इटियोलॉजी में क्या होता है? इटियोलॉजी में क्या है, ये मल्टीफैक्टोरल है, इसके जो रीजंस है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नॉर्मल माना जाता है कि कभी कभार जो प्रेगनेंसी के टाइम पर एक मेन हार्मोन होता है एचसीजी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, उसका लेवल बढ़ने की वजह से, बिकॉज वो जो नॉर्मल हार्मोन होता है वो वैसे बॉडी में कम लेवल पे होता है, लेकिन जैसी प्रेगनेंसी आती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें वो कम बढ़ता है, बट फिर उसकी जो लेवल होता है ना, वो बहुत इंक्रीज रैपिडली बढ़ने लग जाता है। तो उसका मल्टीफैक्टोरल में एक रीजन ये भी है कि एचसीजी, जब हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, कोई हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, रैपिडली इंक्रीज होती है, तो वो वॉमिटिंग का जो सिग्नल है उसको क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। तो यहाँ पर वही लिखा है, प्रेगनेंसी रिलेटेड एंडोक्राइन चेंजेस इंक्लूडिंग एचसीजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनेटिक हो सकता है कि जेनेटिक में कि उनसे मतलब उनकी मम्मा हो गई या उनकी फैमिली में कोई ना कोई है जिनको जिनको सेम ये चीज हुई थी एट द टाइम ऑफ देयर प्रेगनेंसी। न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस,
वो हद से ज्यादा स्ट्रेस ले रही है अपनी प्रेगनेंसी का, उससे सिम्टम्स उसके और ज्यादा वर्स हो जाएंगे। कोई और अदर मेडिकल सर्जिकल चीज भी हो सकती है जो कि उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ला रही हो और उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा हो। रिस्क फैक्टर किन के हो सकते हैं? अगर उस वुमेन को उसकी पहली प्रेगनेंसी में भी हाइपर एमएसएस हुआ है तो वो रिस्क में है कि उसको इस बार भी होगा। हो सकता है वो इसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, कि वो G4 हो, G5 हो सकता है कि उसका जो अबॉर्शन हुआ हो, और हो सकता है अबॉर्शन के जस्ट 4 से 5 महीने बाद वो फिर कंसीव कर लिया उसने। ये भी हमारे सिम्टम्स हो सकते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स पे हो सकती है। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज का मतलब होता है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी मतलब जो होता है ना, प्लेसेंटा की जो ग्रोथ होती है वो बहुत एबनॉर्मल हो रही होती है, उस तरीके से हो सकता है। उसको पहले भी बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग फील हुआ प्रेगनेंसी में। पॉसिबल फैमिलियल जेनेटिक सस्पेटेबिलिटी, ये मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। सम वुमेन विद माइग्रेन एंड मोशन, कुछ कुछ वुमेन होती है जिनको इस चीज की प्रॉब्लम ही होती है कि कोई भी चीज छोटी सी फील कर ली या थोड़ा सा कोई भी उनकी बॉडी में चेंज आया तो उनको वॉमिटिंग होने लग जाती है, वो नोजिया फील होने लग जाती है। तो जिस जिस वुमन के अंदर ये सब चीजें होती है वो उसके रिस्क फैक्टर में चली जाती है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी रिलेटेड बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग होगा। रिपीटेड वॉमिटिंग होगी तो उसका इंटेक कम हो जाएगा, इंटेक कम होने की वजह से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा। रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, इनटेक नहीं हो रहा उसका, पहले रिड्यूस हुआ फिर लेना ही बंद कर दिया उसने, खाना पीना बंद कर दिया। अब जब खाना पीना बंद कर देगी तो बॉडी को तो चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो कार्ब्स कहाँ से लेगा? वो ऑलरेडी जो स्टोर्ड कार्ब्स हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो उनको तोड़ने लगेगा। जब उनका ब्रेकडाउन हद से ज्यादा होगा, फैट्स का ब्रेकडाउन, लिपिड्स का ब्रेकडाउन जब हद से ज्यादा होगा तो क्या बनती है? कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाती है, कीटोनूरिया होने लग जाएगा, कीटोसिस हो जाएगा। एक ना क्या होता है इन सब वुमेन्स में, जब वो हद से ज्यादा करते हैं ना, आपने भी फील करा होगा जब कभी कभार एक दो बार वॉमिटिंग हो जाती है, तो बेशक आप कितना भी अपना माउथ वो यूज कर लो या कुछ यूज कर लो, उसके थोड़ी देर बाद तक आपको अपने माउथ से ना बहुत अजीब स्मेल आ रही होती है, एसीटोन की स्मेल होती है वो बेसिकली। तो इन वुमेन में भी यू विल ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ बैड ब्रेथ फील होती है, एक तरीके से एसीटोन की स्मेल होती है वो। तो कीटोसिस हो जाएगा, प्रोलॉन्ग पुअर इनटेक की वजह से वेट लॉस होगा। प्रेगनेंसी के टाइम पर नॉर्मली वेट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, यहाँ पर वेट लॉस हो जाएगा। विटामिन डेफिशिएंसीज आ जाएगी। विटामिन डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है, स्पेशली B1 और B6 की विटामिन डेफिशिएंसीज होती है यहाँ पर, जो कि डायरेक्ट मेमोरी थिंकिंग पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसीज में B1 एंड B6 कॉमन है। B1 का ही नाम आ गया थायमिन डेप्लीवेशन, जिसकी वजह से रिस्क हो जाता है वर्निकल एंसोफेलोपैथी का। वर्निक एंसोफेलोपैथी में क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से ये प्रॉब्लम होती है, और इसमें बेसिकली कॉन्फेबुलेशन होती है, अटेक्सिया हो जाता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम, बंदा बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहता है, उसको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं, रखता कंफ्यूजन रहती है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा जिसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस रीनल परफ्यूजन हो जाएगा, और पॉसिबली एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम में यू विल ऑब्जर्व परसिस्टेंट नोजिया एंड रिपीटेड वॉमिटिंग। नोजिया और रिपीट होती हुई वॉमिटिंग आप देखोगे, अभी हुई है फिर थोड़ी देर में हो गई, कल हुई थी 2 3 बार, आज फिर हो रही है। इस तरीके की इनएबिलिटी टू टॉलरेट फूड, जो खाना वो नॉर्मली खा लेती थी उससे अब नहीं खाया जा रहा, ना खा पा रही है ना पानी पी पा रही है। फूड एवर्जन एंड स्मेल सेंसिटिविटी, स्मेल सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? थोड़ी सी भी किसी चीज की स्मेल आई, वॉमिटिंग सा फील हो गया। वेट लॉस होगा और इनएडिक्वेट वेट गेन। इनएडिक्वेट वेट गेन का मतलब है प्रेगनेंसी में, जैसे मैंने बताया, वेट गेन होता है, वो नहीं होगा इस सिचुएशन में। बहुत थ्रस्टी फील होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन है, ड्राई माउथ रहेगा, वीकनेस रहेगी, डिजीनेस रहेगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ओलिगुरिया की कंडीशन आ जाएगी। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग हाइपर एमेसिस को नॉर्मल कंडीशन समझ के कि प्रेगनेंसी में तो वॉमिटिंग होती है, कॉमन है, वो उसको डिले करते रहते हैं, और ओलिगुरिया से कंडीशन और सीवियर होकर एन्यूरिया पे पहुंच जाती है, जहां पर एब्सेंस ऑफ यूरिन हो जाता है एकदम। टेकिकार्डिया हो जाएगा, पोस्चुरल सिम्टम्स दिखेंगे, हाइपोटेंशन विद डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी? इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज जो कॉमन है, इसमें बेसिकली जो सबसे कॉमन है ना इलेक्ट्रोलाइट का लॉस, वो पोटेशियम का होता है। हाइपोकेलेमिया हो जाता है पेशेंट को, इसके में देखो लिखा है ना, स्पेशली पोटेशियम डिस्टर्बेंस। कीटोनूरिया मैंने बताया, विद प्रोलॉन्ग पुअर इनटेक रीनल डिस्फंक्शन हो जाएगा, एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी एंड मसल वेस्टिंग होगी। आपने देखा होगा मेरास्मस के केस में, जो मतलब जो कैशुगर के केस में जो प्रोटीन डेफिशिएंसीज के लोग होते हैं उनमें आता है ना कि मसल वेस्टिंग हो गई, वैसे ही कुछ इनमें दिखेगा। कंफ्यूजन, एटेक्सिया एंड एबनॉर्मल आई मूवमेंट, ये 3 सिम्टम है जो कि आपको वर्निक एंसेफेलोपैथी में दिखेंगे, जो कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। हेमेटाइसिस आफ्टर फोर्सफुल वॉमिटिंग, इसमें देखो क्या होता है, ये कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में फील करी होगी कभी ना कभी, कि अगर हमें किसी भी तबीयत खराब की वजह से या कभी भी हमें वॉमिटिंग आती है ना, आफ्टर सम टाइम
हमें वॉमिटिंग नहीं आ रही है बट स्टिल देयर इज समथिंग, वी फील नोजिया टाइप एंड हम फोर्सफुली वॉमिट करने की कोशिश करते हैं, नो आई फील लाइक समथिंग, तो हम क्या करते हैं फोर्सफुली वॉमिटिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट है और जो मेरा म्यूकोजल वाला पार्ट है उस पर जोर लगाने की वजह से, फोर्सफुल प्रेशर लगाने की वजह से वहाँ इंजरी हो जाती है। इंजरी होने की वजह से हेमेटाइसिस होगा, दैट मीन्स वॉमिटिंग में ब्लड आएगा। ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री पूछ रही है सबसे पहले तो आपको उनसे, कब से आ रही है, कितनी बार वॉमिटिंग आ चुकी है, कब से स्टार्ट हुई है, कब कब आई है, सब कुछ पूछना है। पूछना है उनसे ये भी कि खून तो नहीं आया था वॉमिटिंग में। एबिलिटी टू टॉलरेट लिक्विड, कि वो कितना खा पा रही हैं, कितना नहीं खा पा रही हैं, मेडिकेशन ले रही हैं कोई, उनकी पहले प्रेगनेंसी कैसे रही थी, अभी का उनका वेट क्या है, अभी का वेट नोटिस करना बहुत जरूरी है, सो दैट आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन दो उसकी वैल्यूएशन में आपको पता चले कि उसका रिजल्ट आया भी है या नहीं आया। यूरिन आउटपुट चेक करना है। डिजीनेस, सिनकोप का मतलब होता है फॉर अ सेकेंड, आप लोगों के साथ भी होगा, फॉर अ सेकेंड कभी कभार हमारी आंखों के आगे सब ब्लैक हो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, वैसी कोई चीज। एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, फीवर, डायरिया, यूरिनरी के सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पूछेंगे टू आइडेंटिफाई B1 एंड B6 की जो डेफिशिएंसीज होती हैं। प्रीवियस तो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ था, उसकी पूरी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पूछेंगे, मोलर प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे। मोलर प्रेगनेंसी के बारे में मोलर प्रेगनेंसी करके नहीं पूछना है, उनसे नॉर्मल भाषा में पूछना है दैट आपको, आपने कभी इन सब चीजों को फेस किया है या नहीं। एग्जामिनेशन के टाइम पे पल्स बीपी बहुत कॉमन है, टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन सबको देखने के लिए। हाइड्रेशन में म्यूकस मेम्ब्रेन कैपिलरी रिफिल टाइमिंग नोट करना है, डिहाइड्रेशन चेक करने के लिए, स्किन टारगेटेड टेस्ट करने के लिए पता चल जाएगा डिहाइड्रेशन कौन से लेवल का है। यूरिन आउटपुट देखना है, चेक करने के लिए ओलिगोरिया है या एन्यूरिया है, वेट, बीएमआई, ये सब कुछ चेक करना है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन करके देखना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, असेस करने के लिए कोई कंफ्यूजन, एटेक्सिया, आई मूवमेंट एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। लैब में सबसे पहले आप यूरिन एनालिसिस करोगे देखने के लिए कि उसमें कीटोन्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखोगे, यूरिया, क्रेटेनाइन देखोगे, सीबीसी कराओगे, एलएफटी करके देखोगे, चेक करने के लिए कि मतलब जो सीवियर वॉमिटिंग वगैरह हुई है उससे लिवर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। ग्लूकोज और थायराइड टेस्टिंग भी कराओगे, एडिशनल टेस्ट में गाइडेड बाय डिफरेंट डायग्नोसिस। अब इतने टेस्ट कराने के बाद जो रिजल्ट आपका आया उस पर डिपेंड करेगा कि अब आपको आगे कौन से टेस्ट कराने हैं। प्रेगनेंसी में ऑब्वियस है कि अल्ट्रासाउंड कराना ही कराना है, चेक करने के लिए डेटिंग वायबल है बच्चा या नहीं है, और अगर आपको डाउट है कि मोलर प्रेगनेंसी है उसके लिए भी आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। कंसीडर करने हैं कि कहीं गैस्ट्रो में, यूरिनरी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सीवियर एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग नॉर्मल आई है या नहीं आई, और कोई कहीं भी आपको अगर ज्यादा एचसीजी मार्क्ड होता हुआ लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, शुड रेज सस्पिशन। अगर आपको दिख रहा है ना कि HCG जो है वो एकदम से रेज हो गया, तो वो कहीं ना कहीं रेज सस्पिशियस होता है मोलर प्रेगनेंसी का। मेडिकल मैनेजमेंट में आप आउट पेशेंट केयर तो प्रोवाइड करोगे करोगे, उनका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करोगे, उनको बता के कि आपको 2 to 2.5 लीटर पानी दिन में पीना ही पीना है, किस तरीके से पीना है, कब कब पीना है, एक शेड्यूल बनाकर उनके न्यूट्रिशन को रिस्टोर करना है, उनकी बॉडी में जो विटामिन डेफिशिएंसी हुई है, जो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हुई है उसको मेंटेन करना है, जो जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनको वहीं स्टॉप करना है, रीअसेस करते जाना है उनको, और एक्सलेट करना है कि तो तबीयत कितनी ठीक हुई है और कितनी ठीक नहीं हुई। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट में ओरल फ्लूइड्स देने हैं, और अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट अभी उस कंडीशन में नहीं है, वो फ्लूइड्स नहीं ले पा रहा, तो आप आईवी के थ्रू उनको फ्लूइड्स दोगे। क्रिस्टलाइट दोगे फॉर सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन, अगर वो पानी नहीं पी रहे हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइट और रीनल फंक्शन साइड के साइड मॉनिटर करने हैं। पोटेशियम देना है उनको, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सबसे ज्यादा लॉस पोटेशियम का हो जाता है। प्रोलॉन्ग स्टारवेशन की वजह से आपको थायमिन डेफिशिएंसी ठीक करनी है, वो बहुत टाइम से कुछ नहीं खा पा रही है, तो बिफोर गिविंग देम दी कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट ठीक करने की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनकी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी पूरी करनी है, दैट इज बेसिकली द थायमिन डेफिशिएंसी। एंटीमेटिक का मैनेजमेंट आप एंटीमेटिक ड्रग्स लेकर ही करोगे, जो कि बहुत नॉर्मल होती है हमारी, ऑल्डोस्टेरोन देते हैं हम आज नॉर्मल करके, तो वो काइंड ऑफ हम ड्रग्स दे सकते हैं। एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हम पेशेंट को ये ड्रग दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वो बेसिकली क्या करती है, डोपामिन पाथवे को, एजेंट्स को, और जो हमारा सेरोटोनिन पाथवे होता है उस पर डिपेंड करती है, और वो क्या करती है, वो ड्रग्स जाकर जो हमारा वॉमिटिंग को स्टिमुलेट करने वाला पार्ट होता है उसको डाउन कर देती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग कम हो जाती है। मॉनिटर करने हैं ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, सेडिएशन हो गया, ईपीएस सिम्पटम्स हो गया, कोई कार्डियक इफेक्ट आ गया। डो नॉट सेल्फ मेडिकेट, जो डॉक्टर ने एडवाइस करी है आपको वही मेडिकेशन देनी है, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, और मेडिसिन वही होनी चाहिए जिससे पेशेंट को एलर्जी ना हो।
एंड प्रेगनेंसी के लिए सेफ हो। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में एक साथ डाइट नहीं देनी है, छोटी छोटी डाइट्स देनी है, इंडिविजुअलाइज डाइट देनी है जो कि वो टॉलरेट भी कर पाए। विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उनकी बॉडी में सबसे पहले ठीक करना है, और उनकी बॉडी में अगर वो नहीं खा पा रही है तो आपको आईवी फ्लूइड्स कंटिन्यू करने हैं। एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन इज रिजर्व फॉर सिलेक्टिव सीवियर, और कुछ किसी किसी केसेस में जब सीवियर केस हो जाते हैं तो न्यूट्रिशन रिजर्व रहता है कि मतलब जो पेशेंट है, जो मदर है, उनको हमें यही स्पेसिफिक न्यूट्रिशन देना है। थाइमीन के लिए वही आ गया, वॉमिटिंग रेपिडली होती है जिसकी वजह से थाइमिन जितना स्टोर होता है वो सब निकल जाता है, और प्रोलॉन्ग ओवर इनटेक की वजह से क्या होता है, सीवियर वॉमिटिंग। और वार्निंग साइन इसके कंफ्यूजन, एटेक्सिया, नाइसिगमस जिसको हम एबनॉर्मल आई मूवमेंट कहते हैं वो दिखेगा। और एक ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, वेन एवर यू विल ऑब्जर्व कि मदर को इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है और उसमें कंफ्यूजन, एटेक्सिया, नॉर्मल आई मूवमेंट के साइन दिख रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको सबसे पहले वन डे एंसेफेलोपैथी को ट्रीट करना है। इंडिकेशंस अगेन यही है, दिख रहा है कि बहुत बार वॉमिटिंग आ रही है, कुछ खा नहीं पा रही, वेट लॉस हो रहा है, वॉशरूम नहीं जा पा रही अच्छे से, अगर आपको कोई भी इसमें से साइन दिख रहा है, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द ट्रीटमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पे आपको एक्यूरेट फ्लूइड देना है, आईवी थेरेपी देनी है, एंटीबायोटिक ड्रग देने हैं सेफली, सब चीजें मॉनिटर करनी है। आपका यूरिन आउटपुट क्या आ रहा है, उनको कितने आईवी फ्लूइड दे दी गए, उनको क्या डाइट दी जा रही है, कब दी जा रही है, उनको मेडिकेशन दी है नहीं दी, प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना है उनको। पेशेंट एजुकेशन में हम उनको यही बताएंगे कि जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो आपको लेनी है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो, अर्जेंट केयर लो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, अपना यूरिन आउटपुट पे ध्यान रखो कि आप कितनी बार वॉशरूम जा रहे हो, कितनी बार नहीं जा रहे हो, और उनका वेट टाइम टू टाइम मतलब मॉनिटर करना है, और उनको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। कॉम्प्लिकेशंस अगेन यही होगी, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रीनल डिस्फंक्शन, एक्यूट किडनी इंजरी, ईसोफेगल इरिटेशन, फोर्सफुल वॉमिटिंग करने की वजह से यहाँ पर टीयर भी हो सकता है, इंक्रीज थ्रेम्बो एम्बोलिक के रिस्क भी बढ़ जाते हैं, और फीटल पे भी इफेक्ट आ सकता है जिससे बेबी फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, स्पेशली अगर ये सिचुएशन सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रही है। ओके, so that is all about the hyperemesis gravidarium. Hope so you found this video helpful, and if there is any doubt you can mention in the comment box, and like, share and subscribe the video if you like the content. Thank you.